गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संडे की एक्स्ट्रा क्लास है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिवीजन बैच का लेक्चर नंबर। बंद कर दो बेटा, डेली बताना पड़ता क्या? हमने तो बाहर खड़े हैं तो उनका वेट करेंगे। रिवीजन बैच लेक्चर 4। तो रिवीजन बैच का लेक्चर नंबर 4। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल at end on position। शांत रहो बेटा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। बेटा बाहर चले जाओ, बातें करनी हो तो बाहर तुरंत जाओ, जैसे अभी तक थे। जिनको बातें करनी हो बाहर जाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में है तो लार्जर से स्मॉलर को सबट्रैक्ट कर देते हैं। किसी एंगल पे हैं तो या तो कंपोनेंट करेंगे या फिर क्या करेंगे? फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए, दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस। डाइपोल के दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन है, उस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है। और जो हम एक्सिस पे फाइंड करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या कहते हैं? एक्सियल पोजीशन। तो हमें पॉइंट P पर फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेज़र करेंगे? मिड पॉइंट से। ये A हो गया, ये B, ठीक है, और ये पॉइंट P है। ये पॉइंट O हो गया। तो O से P तक की डिस्टेंस कितनी है? R। O से P तक की डिस्टेंस R। डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 12। ठीक है। तो O से P तक की डिस्टेंस कितनी है? R। B से P तक की डिस्टेंस R माइनस L। तो O से P तक की डिस्टेंस कितनी है? R। B से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R माइनस L। और A से P तक की डिस्टेंस R प्लस L। आप जानते हैं Q चार्ज से R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। ठीक है, हमें याद केवल क्या रखना होता है, Q/r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इस चैप्टर के हर फार्मूले में आता है। ठीक है, तो Q चार्ज से R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, Q/r²। कोई जरूरी बात है, तो Q चार्ज से R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, Q/r²। ठीक है, तो AB डाइपोल है और डाइपोल के दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे, उसकी एक्सिस। और जब हम एक्सिस के किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो हम पॉइंट P पे निकालें, पॉइंट P इसके एक्सिस पे, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो पहले हम प्लस Q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर माइनस Q के कारण। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों को क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो लार्जर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, हम वहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, प्लस Q0। याद आया? अब ये प्लस Q क्या करेगा, प्लस Q0 को रेपल। प्लस Q0 जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, डायरेक्शन। तो प्लस Q क्या करेगा, प्लस Q0 को रेपल करेगा, और माइनस Q क्या करेगा, प्लस Q0 को अट्रैक्ट। तो जो प्लस Q है ये प्लस Q0 को रेपल करेगा, और ये जो माइनस Q है ये प्लस Q0 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो प्लस Q के कारण ये किधर जाएगा, टुवर्ड्स राइट, और माइनस Q के कारण टुवर्ड्स लेफ्ट। ध्यान रखेंगे, प्लस Q0 का यूज़ हम केवल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। जब डायरेक्शन निकल आएगी तो उसको इरेज कर देंगे। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, हम उस पॉइंट पे क्या एज्यूम करते हैं, प्लस Q0 चार्ज। ठीक है, तो प्लस Q0 चार्ज जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो प्लस Q क्या करेगा, प्लस Q0 को रेपल, और माइनस Q क्या करेगा, प्लस Q0 को अट्रैक्ट। अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, लार्जर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ गए? तो पहले E1 E2 की क्या निकालेंगे, वैल्यू, फिर ये देखेंगे कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। साथ में नोट करते चलें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P। कोई भी स्टेप ना समझ आए तुरंत पूछें। थ्योरी में इन दोनों में से एक आध क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो प्लस Q कहाँ निकालना हमें, तो प्लस Q क्या करेगा, प्लस Q0 को रेपल, और माइनस Q क्या करेगा, प्लस Q0 को अट्रैक्ट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r² होता है, और हम चूंकि स्केलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए चार्ज को विदाउट साइन, डायरेक्शन अलग से इंडिकेट करेंगे, Q/r²। तो प्लस Q के कारण निकालना है, और प्लस Q से P तक की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस L। तो Q/r-L होल स्क्वायर। डायरेक्शन फ्रॉम B टू P, फ्रॉम B टू P, B टू P कह दें या टुवर्ड्स राइट कह दें। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। जैसे हमने प्लस Q का निकाला, अब किसके कारण निकालेंगे, माइनस Q। कितना आ जाएगा, E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/, ध्यान रखना विदाउट साइन रखेंगे चार्ज। जब भी स्केलर फॉर्म में लिखते हैं कोई फार्मूला, चार्ज को कैसे रखते हैं, विदाउट साइन, डायरेक्शन अलग से इंडिकेट करते हैं। R प्लस L का होल स्क्वायर।
ये डायरेक्शन हो गई फ्रॉम P टू A, टूवर्ड्स लेफ्ट भी कह सकते हो। तो E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ तक पहुँचे सभी बच्चे। देखिए, सिंस E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर आर अपोजिट, आर म्यूचुअली अपोजिट। म्यूचुअली का मतलब एक दूसरे के। सिंस E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर आर म्यूचुअली अपोजिट, देयरफॉर net electric field produced at point P net electric field produced at point P कितना आ जाएगा? E की वैल्यू E1 माइनस E2, क्योंकि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो लार्जर से स्मॉल, और ये लार्जर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो लार्जर होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो स्मॉलर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लेंगे, क्यू भी कॉमन आ जाएगा दोनों से। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, जब हम वेक्टर के लिए कोई भी रूल बताते हैं तो यूनिवर्स में जितनी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं सबके लिए वो रूल अप्लीकेबल होता है। समझ गए? चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में तो लार्जर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। किसी एंगल पे हैं तो क्या करेंगे? कंपोनेंट या फिर फार्मूला। ठीक है? तो 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो बस। तो एंड ऑन पोजीशन पे हो या ब्रॉड ऑन पोजीशन पे हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। प्लस क्यू कहाँ निकालो, माइनस क्यू कहाँ निकालो? अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ब्रॉड ऑन पोजीशन पे क्या होगा? किसी एंगल पे होंगे तो कैसे निकालेंगे? कंपोनेंट करके बस। एलसीएम लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए, तो ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। इसको इधर ले गए, उसको उधर ले गए, समझ गए? और a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो आर कोई भी स्टेप ना समझ जाए तुरंत पूछें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L इंटू 2R। जो 4RL है इसको क्या लिख सकते हैं? 2L इंटू 2R, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और Q इंटू 2L क्या हो जाएगा? P। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो दोनों के बीच का सेपरेशन होता है प्लस क्यू माइनस क्यू का, वो वेरी स्मॉल होता है। तो जब 2L वेरी स्मॉल है तो L क्या होगा? और स्मॉल हो जाएगा। इफ L is less than R, then L square is very very less than R square. Hence, E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
2pr अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लिया हमने, किसके कंपेयर में? आर स्क्वायर के। समझ गए? क्योंकि एल की वैल्यू आर से बहुत कम होती है तो स्क्वायर जो होगा वो और कम हो जाएगा, एक आर कट जाएगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन आर क्यूब, ये आंसर आ गया। आपको केवल क्या ध्यान रखना है? 2p अपॉन आर क्यूब। इस चैप्टर के हर फार्मूले में 1/4 एप्सिलॉन नॉट के आएगा। आपको केवल क्या ध्यान रखना? 2p अपॉन आर क्यूब। हो गया यहाँ तक? जल्दी नोट करें। अब हम देखेंगे ब्रॉड ऑन पोजीशन पे। नोट कर लिया? तो जहां पे एंड ऑन है वहां पे क्या कर लें? ब्रॉड ऑन। इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एंड ऑन को एक्सियल पोजीशन, ब्रॉड ऑन को इक्वेटोरियल पोजीशन। $85 days। समझ गए? सुनिए, ब्रॉड ऑन तो एक्सिस के बाहर जाकर बात कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना, बाहर तो विटामिन डी भी मिलेगा। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। ठीक है? एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और मिड पॉइंट से पास हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और मिड पॉइंट से पास हो, उसे हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। सबसे मेन चीज क्या है? जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है वहां पे क्या एज्यूम करते हैं? प्लस क्यू नॉट। जो हमने आपको नोट लिखाया था वही सबसे मेन है, चाहे इसके न्यूमेरिकल्स हो चाहे कोई आर्टिकल हो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है हम वहां पे क्या एज्यूम करते हैं? प्लस क्यू नॉट। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब ए बी जो है इसकी एक्सिस है, ओ मिड पॉइंट है, और ये जो लाइन है ये एक्सिस के कैसे है? परपेंडिकुलर, इसलिए इसे इक्वेटर लाइन कहेंगे। ठीक है? पॉइंट पी पे हमें फाइंड करना है और पी इक्वेटर लाइन पे है, इसलिए इस पोजीशन को क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड ऑन। ठीक है? अब प्लस क्यू के कारण निकालेंगे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे प्लस क्यू नॉट एज्यूम करो। किस पॉइंट पे हम लोग प्लस क्यू नॉट एज्यूम करते हैं? जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। कई गधे टाइप के बच्चे होते हैं कहीं और फाइंड एज्यूम कर लेते हैं। तुम्हें कहाँ एज्यूम करना होता है? प्लस क्यू नॉट को जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या करनी होती है? फाइंड करनी होती है, वहाँ पे प्लस क्यू नॉट एज्यूम करते हैं। अब पी पे फाइंड करना तो पी पे एज्यूम कर लिया। ठीक है? अब ये प्लस क्यू उसको क्या करेगा? रेपल। ये प्लस क्यू उसको क्या करेगा? रेपल। और ये माइनस क्यू क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट। कुछ समझ आ रहा है सनी? तो प्लस क्यू नॉट जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, प्लस क्यू नॉट जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये रेपल करेगा, ये हो गया, और ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तुरंत पूछें।
तो ये रेपल करेगा कौन, प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, रेपल, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर ना तो सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट, और प्लस क्यू नॉट का यूज़ केवल करते हैं किस लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। प्लस क्यू नॉट का यूज़ करेंगे केवल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। डायरेक्शन निकल आई, प्लस क्यू नॉट को इरेज कर देंगे, इसका काम खत्म। समझ गए? याद होगा हमने आपको बताया था प्लस क्यू नॉट का हम लोग बहुत बेदर्दी और बेरहमी से यूज़ करते हैं, निर्दयतापूर्वक। जब डायरेक्शन निकालनी होती है तो प्लस क्यू नॉट का यूज़ कर लेते हैं, और जब डायरेक्शन निकाल आती है तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। यूज़ एंड थ्रो। समझ गए? तो जो हमने प्लस क्यू नॉट की डायरेक्शन निकालनी थी, प्लस क्यू नॉट को यूज़ कर लिया, अब निकल आई, उसको हटा दिया। अब E1 E2 की वैल्यू निकालें। देखिए, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है, L, ये भी L, तो ये हो जाएगी √r² प्लस L², ये भी √r² प्लस L, पाइथागोरस। और आप जानते हैं E का फार्मूला क्या होता है, 1/4π Q चार्ज से 4πε0 K Q/r²। बस हमें R की जगह क्या लेना पड़ेगा, √r² प्लस L²। ठीक है, तो प्लस Q के कारण निकालेंगे पॉइंट P पर, तो प्लस Q से पॉइंट P तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे, और जब माइनस Q का निकालेंगे तो ये डिस्टेंस लेंगे। दोनों सेम ही तो है, ये R है, O से P तक की डिस्टेंस R। ध्यान दीजिए, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड produced at point P due to charge plus Q. Intensity of electric field produced at point P due to charge plus Q कितना हो जाएगा, E1 की वैल्यू 1/4πε0 K Q/r² होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। और ध्यान रखना है स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए चार्ज को विदाउट साइन, डायरेक्शन इंडिकेट करनी पड़ेगी अलग से, फ्रॉम B टू P, फ्रॉम, बोलो नहीं, B टू P। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। तो जैसे हमने प्लस Q का निकाला था, वैसे किसके का निकालेंगे, माइनस Q का। E2 1/4πε0 K माइनस नहीं, विदाउट साइन, Q/r² प्लस L²। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, फ्रॉम P टू A। आ गया? अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो या तो अलग से डायग्राम बना दो। सुनो, ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये लाइन, अब इस एंगल को जैसे हमने थीटा मान लिया तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, बिल्कुल एक जैसे। अरे ये L, ये R दोनों में कॉमन, ये दोनों सेम। अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। ये थीटा तो ये थीटा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो चाहो तो यही कंपोनेंट करके शो कर दो, या अलग से शो कर दो, अलग शो कर दो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा जूम करके, बेवकूफ टाइप के बच्चे भी ध्यान दें। तो ये पॉइंट P हो गया, इसी को हम यहाँ पे अलग से बना रहे हैं। चाहो तो यही कंपोनेंट करके शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये E1 cos थीटा, ये E1 sin थीटा, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। sin थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, cos थीटा वाले क्या हो गए, ऐड हो जाएंगे। समझ गए? तो ये E1 वेक्टर है और ये E2।
तो E1 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, E1 कॉस थीटा, इधर E1 साइन थीटा। E2 का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, E2 कॉस थीटा और इधर E2 साइन थीटा। अब देखो E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम ही तो है, और साइन थीटा भी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। समझ गए? देखिए, ऑन रिजॉल्विंग E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर, the components E1 sin theta and E2 sin theta, the components E1 sin theta and E2 sin theta will cancel out each other. क्यों कैंसल आउट करेंगे, समझ में आया? ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट। तो E1 sin theta, E1 sin theta, E2 sin theta will cancel out each other due to equal and opposite। ठीक है, तो क्यों कैंसल आउट करेंगे, क्योंकि इक्वल भी हैं और अपोजिट है। द कंपोनेंट्स E1 cos theta and E2 cos theta will add together। क्यों जुड़ जाएंगे, ड्यू टू इन द सेम डायरेक्शन। द कंपोनेंट्स E1 cos theta and E2 cos theta will add together due to in the same direction। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी हमारे पास दो वेक्टर थे, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, हमने दो से कितने बना लिए, चार। E1 के दो टुकड़े कर दिए, E1 cos थीटा, कंपोनेंट का मतलब टुकड़े करना, स्प्लिट करना, डिवाइड करना। क्यों नहीं जान पाते हो? E2 के दो जब हम तुमसे पूछते हैं तो आवाज़ मुंह से निकलती नहीं, बात करने के लिए आवाज़ कहाँ से आ जाती है? नहीं, सुनते तो हो। E2 के दो कंपोनेंट किए, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा, समझ गए? ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। ये दोनों सेम डायरेक्शन में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेट कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये क्या आ जाएगा, 2E1 cos थीटा। क्यों? क्योंकि E1 E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। डायरेक्शन जरूर अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो दो वेक्टर थे, दो से कितने बना लिए, चार। चार में से ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके, अपोजिट डायरेक्शन में लार्जर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करके, किसी एंगल पे हैं तो या तो कंपोनेंट करके या फार्मूले से। ज़्यादातर हम लोग कंपोनेंट को प्रेफर करते हैं क्योंकि कंपोनेंट में डायरेक्शन भी पता चल जाती है। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में, यानी P वेक्टर के एंटी पैरेलल। वहाँ पे जो डायग्राम बनाया अपने एक्सियल पोजीशन पे बनाया था ना ऐसे, अरे अभी 5 मिनट पहले, तो यहाँ पे P वेक्टर ऐसे था। P वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, और वहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था पॉइंट P पर, वो भी इसी डायरेक्शन में।
क्योंकि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, लार्जर वेक्टर का है, और लार्जर कौन था, E1। तो ध्यान रखना एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो P वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो P वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। समझ गए? वहां पे P वेक्टर शो कर दो पिछले डायग्राम में। और यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, P वेक्टर के एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल जानते हैं ना, पैरेलल एंड अपोजिट, एंटी पैरेलल। ठीक है? तो एक्सियल पोजीशन में जो E वेक्टर है वो P वेक्टर की डायरेक्शन में है, और इक्वेटोरियल पोजीशन में जो E वेक्टर है वो P वेक्टर के कैसा है, एंटी पैरेलल। P वेक्टर की डायरेक्शन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। समझ गए? तो ये डायरेक्शन याद रखनी है हमें। ठीक है? तो एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो P वेक्टर की डायरेक्शन में, और इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो P वेक्टर के एंटी पैरेलल। समझ गए? बस वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। 2 E1 कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये 2 हो गया, ये E1 हो गया, ये कॉस थीटा। डायग्राम को देखो, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकाल लो, L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो ये Q, ये 2, ये L, Q 2L, Q इंटू 2L क्या होता है, P, Q 2L। समझ गए? तो कम से कम रिवीजन बैच वाला वीडियो जरूर घर जाके देख लिया करें हाई स्पीड में। ये आ गया आपका। अब फिर वही चीज देखिए, Q इंटू 12 P हो गया, P इक्वल टू Q इंटू 12 होता ना, तो ये Q, ये 2, ये L। ठीक? ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर कितना है, 1, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 1/2, 3/2 हो गया। इफ L इज लेस देन R देन L स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, यानी E की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R क्यूब। तो L स्क्वायर को नेग्लेजिबल मान लेंगे R स्क्वायर के कंपेयर में, R स्क्वायर के कंपेयर में L स्क्वायर को क्या मानेंगे, नेग्लेजिबल। R स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, R क्यूब हो गया। समझ गए ना? एरिया वेक्टर। अब इसके बाद गॉस थ्योरम चालू हो जाएगी। नोट करने जल्दी। देखिए तो एरिया वेक्टर, a vector बल्कि ऐसे कहें, एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस इज दैट वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। ठीक है?
एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस इज दैट वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द गिवन सरफेस। एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस इज दैट वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द गिवन सरफेस। ठीक है। एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, perpendicular outwards to the given surface। तो किसी भी प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर, किसी भी प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड उस गिवन सरफेस के एरिया के इक्वल। ये नोट कर लिया सबने इधर का, और घर जाके प्रैक्टिस कर लेना दोनों प्रूवमेंट्स की। समझ गए रफ पे। देखिए क्वेश्चन ट्राई करते जाए शॉर्ट के, 2 टर्न और लगने चाहिए मुश्किल से। ठीक है। उसके बाद पूरा चैप्टर का सारे क्वेश्चन करेंगे, तब अगले चैप्टर में पहुंचेंगे। नहीं समझे? ठीक है। और एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही चैप्टर है, लेकिन जो हमने पहले पढ़ाया था ये किस में था? 2 चैप्टर में था। समझ गए? तो हम पूरा क्वेश्चन के सारे प्रॉब्लम्स बताने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम बचेगी इस चैप्टर में तो वो नेक्स्ट ईयर आएगी। ठीक है। इसलिए अभी अच्छी तरह ट्राई करते चलें। तो सपोज ये प्लेन सरफेस है और इसकी लेंथ है मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 20 से एग्जाम्पल है ना, और ब्रेड्थ कितनी है? 10। तो एरिया कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 10। कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। क्या हो गया? डायरेक्शन अपवर्ड्स, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स ना। ये सरफेस लेंगे तो अपवर्ड्स, ये सरफेस लेंगे तो डाउन। अब ये जो एरिया वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना मैग्नीट्यूड होता है? एरिया ऑफ द गिवन सरफेस। वेक्टर, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? एरिया ऑफ द गिवन सरफेस। और डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। कभी भी परपेंडिकुलर इनवर्ड्स नहीं होगा, हमेशा परपेंडिकुलर, यानी जो नोक होगी एरो की वो हमेशा बाहर। समझ गए? ये सरफेस लेंगे तो अपवर्ड्स, ये लेंगे डाउनवर्ड्स। अगर ऐसे है तो ये सरफेस लेंगे तो टुवर्ड्स राइट हमारे अकॉर्डिंग, और इधर लेंगे तो टुवर्ड्स लेफ्ट। हम अपने हिसाब, तुम्हारे हिसाब से देखो, इधर टुवर्ड्स राइट, ये टुवर्ड्स लेफ्ट। कभी भी एरिया वेक्टर ऐसे नहीं होगा। समझ गए ना? कभी ऐसे होगा। हमने आपको बताया था तरीका, इसको कैसे याद रखते हैं। जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस को कुचना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कुचना। कुचना नहीं जानते हो? अगर ऐसे होगा तो कुचेगा नहीं। समझ गए? यानी नोक हमेशा कहाँ होनी चाहिए? बाहर की ओर। समझ गए? तो किसी भी प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस इज दैट वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द गिवन सरफेस एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द गिवन सरफेस। ठीक है। अब जैसे गिवन सरफेस है ऐसे मान लेते हैं। ठीक है। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए इंटू एन कैप। ए हो गया इसका एरिया, एन कैप हो गया यूनिट वेक्टर। और जब भी हम कहते हैं यूनिट वेक्टर एन कैप, आपने देखा होगा जब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, तो वहाँ भी क्या यूज़ करते हैं? एन कैप। ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये जो एन कैप वाला यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखना, ये जो यूनिट वेक्टर है ये हमेशा सरफेस के कैसे होता है? परपेंडिकुलर। समझ गए? यूनिट वेक्टर आप जानते हैं ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1, और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो ये वाला जैसे आई कैप यूनिट वेक्टर है
वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को, जे कैप वाई एक्सिस, के कैप जेड एक्सिस। वैसे ही एन कैप हमेशा प्लेन के कैसे होता है? परपेंडिकुलर। समझ गए? तो क्या आ गया आपका? ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू एन कैप। ए क्या है? एरिया ऑफ द गिवन सरफेस, एरिया ऑफ द गिवन सरफेस यानी मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। एन कैप क्या हो गया? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर along perpendicular outwards to the plane। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। अब देखिए अगर प्लेन सरफेस है, क्या है? प्लेन सरफेस, ठीक है। तो यहां पे ए वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड्स, यहां अपवर्ड्स, यहाँ अपवर्ड्स, यहाँ अपवर्ड्स, यहाँ अपवर्ड्स, यहाँ अपवर्ड्स, यहाँ अपवर्ड्स। यानी हम पूरे प्लेन सरफेस की बात एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो भी वेक्टर चेंज हो जाता है, और डायरेक्शन चेंज हो गई तो भी वेक्टर। तो अगर प्लेन सरफेस है तो पूरे प्लेन सरफेस की बात हम एक साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर कर्व सरफेस है, कर्व का मतलब घुमा हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई? टुवर्ड्स राइट, यहाँ अपवर्ड्स, यहाँ टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो गई? अलग। डायरेक्शन चेंज हो गई मतलब वेक्टर चेंज हो गया। यानी अगर कोई कर्व सरफेस है तो हम पूरे सरफेस की बात एक साथ नहीं कर पाएंगे। समझ गए? प्लेन सरफेस में पूरे सरफेस की बात कैसे कर सकते हैं? एक साथ। लेकिन कर्व सरफेस में पूरे सरफेस की बात हम लोग एक साथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वहां पे स्मॉल एरिया लेते हैं। क्या लेते हैं? फॉर द कर्व सरफेस। अब जैसे स्फेयर है, ये स्मॉल एरिया लिया, ये डी ए वेक्टर, और ये पूरा जो गॉस थ्योरम है ये दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक डी ए वेक्टर की डायरेक्शन और एक ई वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। डी ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। ई वेक्टर के लिए हम लोग के पास व्यंद्रास्थ है। क्या है? व्यंद्रास्थ। नहीं पता? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है वहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे? प्लस क्यू नॉट। तुम लोग का सब एक साथ कल गायब हो गए, सब कोई बच्चा नहीं आया। न तुम इस बात कर रहे हैं, न तुम आए, न तुम आए, न तुम आए, न वो आया, क्या नाम, जिसने टाइम चेंज कराया था। अब उस कल तो क्या पैरेट टूट गया? अच्छा, ये स्मॉल एरिया लेंगे डाउनवर्ड्स, समझ गए? हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपके पास 85 डेज या फिर 85 प्लस 365, दो ऑप्शन। समझ गए? नहीं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो जो भी हम स्मॉल एरिया लेंगे उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ठीक है। तो पूरी गॉस थ्योरम दो ही चीजों पर डिपेंड करेगी, एक डी वेक्टर डायरेक्शन और एक ई वेक्टर। सॉलिड एंगल, सुनिए, सर्कल जानते हो? सर्कल, सर्कल मतलब चूड़ी, कड़ा, कंगन, छल्ला। सर्कल का छोटा सा पार्ट क्या होता है? लाइन, सर्कुलर लाइन। जैसे चूड़ी का छोटा सा टुकड़ा ले लो तो आपको क्या दिखेगी? ये सर्कुलर लाइन। नहीं समझे? और स्फेयर, स्फेयर का छोटा सा टुकड़ा ले लें तो क्या दिखेगा हमें? एरिया, स्फेरिकल एरिया। जैसे घड़े को फोड़ दें, घड़ा सुराही, उसका छोटा सा टुकड़ा ले लें तो आपको क्या मिलेगा? एरिया। कौन सा एरिया? स्फेरिकल। समझ गए? तो सर्कल के छोटे से पार्ट के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। समझ गए? ये प्लेन एंगल होता है, ठीक है। प्लेन एंगल किसके द्वारा सबटेंड होता है? लेंथ के द्वारा। किसके द्वारा सबटेंड होता है? और लेंथ से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉलिड एंगल किसके द्वारा सबटेंड होता है? एरिया के द्वारा। किसके द्वारा सबटेंड होता है?
और एरिया के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल प्लेन एंगल, बिग प्लेन एंगल, स्मॉल प्लेन एंगल, बिग प्लेन एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल, बिग सॉलिड एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल, बिग सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को समझने के लिए पहले हमें क्या देखना पड़ता है? प्लेन एंगल। अब जैसे सर्कल है, बस 5 मिनट और, सर्कल है, तो ये जो सर्कल का छोटा सा पार्ट है, इसके द्वारा जो एंगल बनता है ये, इसे कहते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, यानी क्या कहोगे? द एंगल सबटेंडेड बाय द स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल, द एंगल सबटेंडेड बाय स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल at its center is called plane angle of that part. तो एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्ट ऑफ सर्कल एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कैसे निकालते हैं? आर्क अपॉन रेडियस। तो प्लेन एंगल कैसे निकाला जाता है? आर्क, आर्क का मतलब लेंथ, आर्क, आर्क का मतलब लेंथ अपॉन रेडियस। किसकी लेंथ? सर्कल की। यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियन। RAD से रिप्रेजेंट कर दो या RD से कर दो। The angle subtended by a part of small part of circle, by a small part of circle at its center is called plane angle of that part. ठीक है, अगर पूरे सर्कल के द्वारा प्लेन एंगल निकालें, टोटल प्लेन एंगल, टोटल प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर सर्कल, टोटल प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर सर्कल कितना हो जाएगा? टोटल प्लेन एंगल, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, और रेडियस आ रही है 2 पाई रेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल की बात करें, सॉलिड एंगल, the angle subtended by a small part of sphere स्फेयर कह दो या स्फेरिकल सरफेस कह दो, the angle subtended by a small part of sphere at its center, at its center is called solid angle of that part. स्फेयर का पार्ट कैसा होता है? एरिया। हमने बताया घड़ा सुराही, उसको तोड़ दो, उसका छोटा सा टुकड़ा ले लो तो आपको लाइन नहीं मिलेगी, एरिया मिलेगा, स्फेरिकल एरिया। अब सपोज ये स्फेरिकल एरिया हो गया और ये उस स्फेयर का सेंटर हो गया। समझ लो 2 मिनट, स्पेशली जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ये डायग्राम 3D में है। आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है, जबकि सारी लाइंस क्या होंगी? सेम, क्योंकि सब स्फेयर की क्या है? रेडियस। ऐसे है ना, ये स्फेयर का पार्ट हो गया और ये उसका सेंटर हो गया, तो हर लाइन को हमने क्या किया? उसके सेंटर से मिला दिया, हर पॉइंट को। समझ गए? तो ये जस्ट लाइक पैराशूट, कैसा शेप बन गया? पैराशूट। ये सेंटर है स्फेयर का,
ये स्फीयर का छोटा सा पार्ट है, बड़े से स्फीयर का छोटा सा पार्ट, जिसका एरिया कितना है, डेल्टा है, ठीक है। रेडियस कितनी है, r। अब ये जो एंगल बनेगा, ये इस एंगल को क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए कितनी लाइन चाहिए होती हैं, 2। सॉलिड एंगल के लिए बहुत सारी, अनलिमिटेड, जितने चाहो उतने ड्रॉ कर लो। और ये कोन टाइप का शेप बन रहा है, कैसा शेप बन रहा है, कोन टाइप का, ठीक है। प्लेन एंगल किसके द्वारा सबटेंड होता है, लाइन के द्वारा, और लाइन के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है। सॉलिड एंगल किसके द्वारा सबटेंड होता है, एरिया के द्वारा, और एरिया के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है। समझ गए, स्मॉल सॉलिड एंगल, बिग सॉलिड एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल, बिग सॉलिड एंगल। कम एरिया होगा बीच में तो स्मॉल सॉलिड एंगल, ज़्यादा एरिया होगा तो बिग सॉलिड एंगल। अब भी नहीं समझे, स्मॉल सॉलिड एंगल, बिग सॉलिड एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल, बिग सॉलिड एंगल। समझ गए, स्मॉल प्लेन एंगल, बिग प्लेन। समझ आ रहा है कुछ। तो ये क्या है, प्लेन एंगल, और ये क्या है, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, प्लेन एंगल कैसे निकाला जाता है, लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन रेडियस। सॉलिड एंगल कैसे निकाला जाता है, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। यानी डेल्टा ओमेगा क्या आ गया, डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। यानी अब हम लोगों को क्या सीखना है कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ही नहीं होता है, ये तो होता ही है, एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर भी होता है। रेडियस का स्क्वायर क्यों किया गया यहाँ पे, क्योंकि एरिया में मीटर स्क्वायर होता है, एरिया में क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इसलिए अपॉन में क्या होगा, रेडियस स्क्वायर। लेंथ में क्या होता है, मीटर, इसलिए अपॉन में रेडियस है। ये भी डायमेंशनलेस, वो भी डायमेंशनलेस। समझ गए, एल अपॉन एल, और ये एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। समझ रहे हैं। अगर निकालें टोटल, इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, STR। टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय इंटायर स्फीयर, सबटेंडेड बाय एंटायर स्फीयर। तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल एरिया, और पूरे स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई स्टेरेडियन। कोई अगर आपसे पूछे कि एक स्टेरेडियन में कितने रेडियन होते हैं, एक स्टेरेडियन में कितने रेडियन होते हैं, ठीक है, तो ये कैसा क्वेश्चन होगा, नॉनसेंस, नॉनसेंस, ठीक है। क्योंकि जैसे कोई आपसे पूछे 1 लीटर में कितने सेकंड होते हैं, 1 लीटर में कितने सेकंड होते हैं, बता दोगे, ठीक है। या 1 kg में कितने मिनट होते हैं, 1 kg में कितने मिनट होते हैं, समझ गए। तो जैसे वो नॉनसेंस क्वेश्चन है, वैसे ये भी नॉनसेंस क्वेश्चन है, ठीक है। 1 रेडियन में कितने स्टेरेडियन होते हैं, या 1 स्टेरेडियन में कितने रेडियन होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। ये एक अलग क्वांटिटी है, वो एक अलग क्वांटिटी, ये 2D और ये 3D। समझ गए। ध्यान रखना है, पूरे स्फीयर या कोई भी क्लोज सरफेस हो, उसके द्वारा बनने वाला सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। समझ गए, कोई डाउट। नेक्स्ट टर्न इसका सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि गॉस थ्योरम देखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे, उसकी एप्लीकेशन। 2 टर्न की थ्योरी हो बची, ठीक है। और जिनकी भी फीस डिपॉजिट नहीं है, नेक्स्ट टर्न पे जमा कर दें, नहीं तो जब डिपॉजिट करें तब से आए।